सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम आपका जो क्लास 9th की साइंस की बुक एक्सप्लोरेशन है उसका चैप्टर नंबर 8 जो आपका जर्नी इनसाइड एन एटम या जर्नी इनसाइड द एटम वाला चैप्टर है, इसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसका वन शॉट कवर किया है जिसमें मैंने एक एक बात को आपको समझाया जो आपकी बुक में दी है और जो नहीं दी है लेकिन समझनी चाहिए वो भी मैंने डिस्कस की है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर है, 3 घंटे उसमें लगे थे। अभी मैं इसका समरी पार्ट लेकर के आया हूं कि अगर हमने वो देखा है और हमारा एग्जामिनेशन नजदीक है, ऐसी कुछ चीजें हम क्विक रिकॉल चाहते हैं, रिवीजन चाहते हैं, तो फटाफट से आपका रिवीजन हो जाएगा उस पूरे चैप्टर के। जो सारे क्रक्स पॉइंट है वो मैंने यहां पर लिख रखे हैं समझाने के लिए, तो एक बार उसे जरूर देखें। एज अ बिगिनर पहली बार देख रहे हो तो बच्चों ये एक बेसिक आइडिया दे सकता है आपको, बट पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा, मैं पहले ही खुद कह रहा हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ बच्चों, इधर देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम, इससे हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या हुआ कि हमारे जो हमारी इंडियन फिलॉसफी में पहले जो 6 दर्शन अभी भी होते हैं उसमें एक वैशेषिक दर्शन था जिसे मुनि कर्णाद ने, जिसके बारे में लिखा हुआ है। तो उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने पहली बार इस परमाणु का उल्लेख किया था, परम अणु यानी एब्सोल्यूट एटम, एब्सोल्यूट मॉलिक्यूल का, उनके शब्दों में। तो वो बातें वहां पर थी। उसके बाद अगर हम आज मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, जब आज हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं आधुनिक विज्ञान के आधुनिक समय की बात करें, तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम को पहली बार डाल्टन के द्वारा दिया गया। डाल्टन ने जो एटम की अपनी एटॉमिक थ्योरी दी उसमें उन्होंने एटम नाम जो दिया गया वो अटोमिया से मिलकर बना है। यही इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर देता है, यही डाल्टन मॉडल को समझा देता है। अटोमिया का मतलब है विच कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, यानी जिसे आगे और ना तोड़ा जा सके। यानी उन्होंने कहा किसी भी मैटर की जो अल्टीमेट फॉर्म होती है, जिसे तोड़ते तोड़ते आप देखोगे तो अल्टीमेटली जिसके बाद फर्दर वो नहीं टूट सकता, उसकी सीमा आ जाती है, उसकी लिमिटेशन आ जाती है, उसको उन्होंने नाम दिया बच्चों एटम, यानी अटोमिया। तो ये हुआ अटोमिया, जो फर्दर कैन नॉट बी क्या अनडिविजिबल है, विच फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड। और इसी को एटम को हमने कहा, यानी कि एटम को उन्होंने कहा अल्टीमेट पार्टिकल, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। ये कहा था किन्होंने, डाल्टन ने। लेकिन ड्यू टू सम आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको डिटेल डिस्कशन में बताया, हम टू द पॉइंट आ रहे हैं सीधे, कि बाद में पता चला कि भाई ऐसा नहीं है कि एटम फर्दर डिवाइडेड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एटम सबसे छोटा होता है। एटम भी कुछ लोगों से मिलकर के बना होता है, कुछ पार्टिकल्स, कुछ एनर्जीज वगैरह होती हैं। वो क्या होती हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट जो था बच्चों, उसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, यानी CRT कहते हैं शॉर्ट में। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा था, बट इससे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसी कुछ चीज होती है। अब क्या होती है हल्का सा समझ लो। इन्होंने कुल मिलाकर के अपने इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप वगैरह सब हमने पहले देखा हुआ है। अभी मैं जस्ट ये चैप्टर पढ़ने से पहले ना अपने कमेंट देख के आ रहा था पिछले के, तो एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा, वो लिख रहा है सर क्या सिर्फ एक टॉपिक 30 मिनट में? ऐसा अभी अभी पता नहीं बच्चा देख रहा होगा कि देख रहा होगा कि इसमें पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो जब हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं चीजों को ना, तो 30 मिनट बहुत कम है। लोगों ने जिंदगी गवा दी अपनी वहां पे 60-60 सालों की, तो हम लोग बोल रहे हैं 30 मिनट नहीं पढ़ा जा रहा है एक टॉपिक। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बच्चों हम बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट का जो अल्टीमेट निष्कर्ष था वो ये था कि एटम जो है वो अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है, यानी एटम को फर्दर तोड़ा जा सकता है। और उनको ये इसलिए पता क्योंकि उनको उस एटम के अंदर से कुछ पार्टिकल्स इजेक्ट होते हुए दिखाई दिए थे। उन पार्टिकल्स को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर से कुछ निकल रहा है तो भाई वो इससे छोटा है, ये थोड़ा ना इतना छोटा हुआ है ना, तो इसके अंदर से भी कुछ पार्टिकल अगर आ रहे हैं तो वो पार्टिकल तो इससे भी छोटे हुए, तो उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुल मिलाके थॉमसन ने ये प्रूव किया कि डाल्टन साहब जो कह रहे हैं कि ये अल्टीमेट पार्टिकल होता है, यानी सबसे छोटा है, फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन नाम दिया उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को जो उन्हें दिखाई दिया। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने पता किया कि उसका नेचर नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो टर्न हो जा रहा था। इसका मतलब उसका नेचर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो उन्होंने यहां पर बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय हम किसको देते हैं, जे थॉमसन को देते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट क्या है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थॉमसन ने कहा कि भाई ये मॉडल को कैसे समझाया। उन्होंने बोला जैसे प्लम पुडिंग, जैसे कि पुडिंग होती है, खीर है तुम्हारे पास है ना, पुडिंग है, उसमें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स इंबीडेड होते हैं, इम्प्लांटेड होते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जैसे वो खीर है वैसे वो पुडिंग है, वैसे ही करके आपका पूरा एटम है, और पूरा पॉजिटिव चार्ज वैसे ही फैला पड़ा हुआ है जैसे कि खीर है, यानी पूरा पॉजिटिव चार्ज खीर है।
उसके ऊपर इम्बीडेड ड्राई फ्रूट जो है उन्होंने कहा वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही इम्बीडेड होते हैं पॉजिटिव रीजन में। इसको दूसरा जो उन्होंने एक एनालॉजी दी वो उन्होंने बोला वाटरमेलन मॉडल। उन्होंने कहा जैसे वाटरमेलन तरबूज में जैसे आपने देखा होगा कि पूरा रेड पार्ट होता है, उन्होंने कहा पूरा रेड पार्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज है जो डिफ्यूज्ड है पूरे रीजन में, और इसके ऊपर जैसे इम्बीड रहते हैं बेसिकली सीड्स किसी वाटरमेलन के ऊपर, उन्होंने कहा उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इंप्लांटेड है उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। ठीक है ना, तो उनकी एनालॉजी ये थी जो लगभग लगभग उस समय के लिए लोगों ने मान भी लिया। तो कुल मिलाकर के वाटरमेलन मॉडल इन्होंने यहां दिया, प्लम पुडिंग मॉडल यहां पे दिया, इन्होंने पॉजिटिव रीजन का भी कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा पॉजिटिव रीजन भी है। क्यों कहा है इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एटम सबको दिखाई देता था कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस। और जब हम कह रहे हैं कि जब इन्होंने खोज कर दी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो उस नेगेटिव चार्ज को नलीफाई करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए जरूर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसे दिया कि वो डिफ्यूज्ड पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि वाटरमेलन में रेड कलर का पार्ट पूरा फैला पड़ा रहता है। अब इनकी इस बात को देखने के लिए इनके स्टूडेंट्स आगे चल के रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स जो गीगर और मार्सडन थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसे कहा जाता है। सेटअप वगैरह कुछ नहीं बता रखा मैंने क्योंकि डिटेल में डिस्कस किया, जिसके लिए बच्चा कह रहा होगा कि 30 मिनट लगे थे। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चों क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की बीम को फेंका गया एक गोल्ड फॉइल के ऊपर और सामने कुछ रिजल्ट्स आए स्क्रीन के ऊपर, ZNS की स्क्रीन के ऊपर, और उन रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन निकाला गया। आप डिटेल में जरूर देखे होने चाहिए बच्चों ये चैप्टर, मैंने मजाक मस्ती नहीं करी थी, पूरा डिटेल में डिस्कस किया एक बात, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस कंक्लूजन में कैसे पहुंचे। फिलहाल मैं सिर्फ कंक्लूजन बता रहा हूं। इन लोगों का कंक्लूजन ये था, इन्होंने कहा कि जैसे मास्टर ये कह रहे हैं हमारे जो थॉमसन है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज है वगैरह वगैरह, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि जो पूरा मास ऑफ एन एटम में, अगर मान लेते हैं एक एटम का मास 100 ग्राम है, ऐसे ही कह रहा हूं, तो 99.9 ग्राम जो मास होगा उसका, वो पूरा सिर्फ सेंटर में सिचुएटेड है, सेंटर में सिचुएटेड है। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो कहीं और है, मतलब वो। और दूसरा ने कहा कि एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम खाली है, यानी 99% एटम जो है वो खोखला है, सिर्फ और सिर्फ उसका मास एक छोटी सी जगह पे जहां सेंटर है वहां पर सेंटर्ड है। इन्होंने उसको एनालॉजी दी जैसे एक स्टेडियम है, क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट का मैदान जैसे होता है, उस क्रिकेट के मैदान के ठीक बीच में लाकर एक काली मिर्च का दाना रख दो, बहुत छोटा होता है, मम्मी से पूछा कितना छोटा होता है, उसको रख दो। वो जो काली मिर्च का दाना है, बस ये है वो पार्ट जहां पर पूरा मास है, बाकी सारा खोखला है। यानी पूरा क्रिकेट का जो मैदान है ये एटम है, और जो इसका मास है सिर्फ यहां पे काली मिर्च के दाने के बराबर जगह पर ही सिचुएटेड है, बाकी सब कुछ खोखला है। और वो जो काली मिर्च के दाने के बराबर का छोटा सा स्पेस है, वो वॉल्यूम है, उस जगह को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इन्होंने कहा जो मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम होता है वो सेंटर्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है एट दैट सेंटर पार्ट, एट दैट पार्ट, जिसको उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और सारा पॉजिटिव, और उस न्यूक्लियस में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जिनको उन्होंने कहा कि उनका नेचर पॉजिटिव होता है। तो वो जो न्यूक्लियस मिलकर बना है, पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है, वो काली मिर्च पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनी है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। दैट्स इट, इतना ही इन्होंने कहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट था इनका। इससे कंक्लूजन इनका क्या निकला कि 99% मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, और उस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में पहली बात इन्होंने ही बताई। और इन्होंने बोला कि बाकी जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो थे, थॉमसन ने देखे थे, उन्होंने कहा वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो बचा कुचा वो 0.1% का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं। तो यहां से ये भी समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं और प्रोटॉन कंपैरेटिवली भारी होते हैं, और पूरा जो आपका एटम है उसका मास कौन रखता है, एटम ही रखता है, इन द फॉर्म ऑफ दोस प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। इतना सही कंक्लूजन पार्ट है। इसको मॉडल को हम कहते हैं, जैसे इसको हमने कहा था डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल को हमने कैथोड रे ट्यूब मॉडल कहा, या वाटरमेलन मॉडल कहा, या प्लम पुडिंग मॉडल कहा। इसको हमने नाम दिया प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम।
प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम इसलिए दिया क्योंकि जैसे इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इंबीडेड रहते हैं, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज सेंटर्ड है सेंटर में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ घूम रहे हैं, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो जैसे सन सेंटर में है और प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, सिमिलरली इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अराउंड, उस न्यूक्लियस के अराउंड, इसीलिए इसे प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन आती है रदरफोर्ड की लिमिटेशन आती है बच्चों यहां से, क्योंकि जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड कह के गए हैं कि वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब जो बच्चे डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस वाला चैप्टर या मेरे साथ पढ़ा है, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि भाई अगर ये सर्कल है और कोई पार्टिकल इसमें अगर रिवॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है, अगर ये सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है तो इसका पक्का मतलब है कि इस पे फोर्स लग रहा होगा। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जो फोर्स अफेक्टिव मोशन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था कि हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन, आप समझ सकते हो कि इस जगह इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ यहां आएगा, इसका डायरेक्शन ये रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ यहां आएगा बच्चों, इसका डायरेक्शन ये रहेगा। तो भले ही इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, चल भाई 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, लेकिन हर मोमेंट पे ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेलोसिटी का बदलना बच्चों क्या कहलाता है कि फोर्स एग्जिस्टेंस में है। क्योंकि अगर वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब इसकी दिशा कौन बदलवा रहा होगा, कोई फोर्स बदलवा रहा होगा। इसका मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, पक्का वो एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, और उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में। अगर फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो कुल मिलाकर के अब ये एक चार्ज पार्टिकल हो गया जो कि एक्सेलरेटेड है। और थ्योरी कहती थी, जो कि प्रूव्ड थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहती थी कि कोई भी एक्सेलरेटेड, बच्चों मेरे ना पता नहीं क्यों वेट पड़ रहा है यहां पे बोलते हुए, क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी वो कहती थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो अब ये भी एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है, क्योंकि सर्कल में मूव कर रहा है, और चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये एनर्जी रेडिएट करना चाहिए। जब ये एनर्जी रेडिएट करेगा, तो एनर्जी रेडिएट करते करते धीरे 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 क्या होना चाहिए कि एनर्जी जब इसकी कम कम होती रहेगी, तो वो जो प्रोटॉन सेंटर में रखा हुआ है वो उसको खींच रहा लगातार, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी उसकी तरफ वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वो उसे खींच रहा था, वो नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास कुछ एनर्जी थी, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी उसकी कम होगी, इसकी खींच बढ़ती चली जाएगी, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स कर जाना चाहिए और न्यूक्लियस में जाकर, और इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर क्या है ये? तो कहने का मतलब है, इनसे बोला नहीं भाई, हम तो जब भी देखते हैं सदियों से इलेक्ट्रॉन तो घूमता हुआ ही मिलता है हमें, तो इलेक्ट्रॉन वहां अंदर क्यों नहीं जा रहा? तो ये समझा नहीं पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम को। अब इसको समझाने के लिए बोर का मॉडल है, नील्स बोर का। ये एक बिल्कुल स्टूडेंट टीचर की एकदम लिगेसी चल रही है, मतलब थॉमसन के स्टूडेंट, रदरफोर्ड के स्टूडेंट वो, और फिर बोर आए। तो बच्चों अब क्या हो रहा है, बोर ने कहा सर मैं एक मॉडल दूंगा। बोर ने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स थी जो मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी, और एक याद मत करना, लिटरली मैंने अपने मन से जो जो मुझे समझ में आती है वो लिखी, अपने मन से नहीं लिख दी, बोर की लिखी है। बट ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस याद रखो, ये याद रखो, वो याद रखो, ठीक है, ऐसे करके। तो बच्चों इसमें क्या होता है, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, रदरफोर्ड ने कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, फिक्स्ड जगह पर ही घूम सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं पे भी घूम जाएगा। जैसे मैं किसी उसमें सीढ़ियां चढ़ता हूं, तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, अब 1 और 2 के बीच में कोई सीढ़ी नहीं है, तो मैं पैर या तो 1 में रखूंगा, या 2 में रखूंगा, या 3 में रखूंगा। ऐसे ही इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन या तो एक पहले सर्किल में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में ही रह सकता है, बीच में कोई जगह नहीं है उनके, डिस्क्रीट तरीके से वो रह सकता है। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जो करते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है उसे हम स्टेशनरी स्टेट, या उसका ग्राउंड स्टेट, या फिर उसे शेल कहते हैं, मतलब स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट, या फिर शेल कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टेट में, अपने स्टेशनरी स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। उन्होंने कहा भले ही वो चार्ज पार्टिकल है, भले ही वो एक्सेलरेटेड है, लेकिन जो नेचुरली उसको जो उसका ऑर्बिट इनिशियली मिला हुआ है
उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय वो अपनी एनर्जी को इमिट आउट नहीं करेगा। ये इनका कंक्लूजन था। तो इन्होंने ये कहा एनर्जी ऑफ सेल। अब दूसरी बात कि जैसे जैसे इसको शेल कहेंगे, सर्कल को हम क्या कह रहे हैं, सेल। ऑर्बिट कक्षाएं हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। जैसे प्लेनेट, हमारी अर्थ है, प्लेनेट है कोई भी, वो भी अपनी एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमता है। ऐसा नहीं कि आज मन कर रहा है यहां घूम लिया, कल मन कर रहा है चल भाई मरकरी के ऑर्बिट में घूम के आ जाते हैं। हाँ ना, चल हटा साउंड की घटा, 2026 में ऐसी दुनिया खत्म हो रही, लोग बोल रहे थे एक बार। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, सब अपने अपने ऑर्बिट में, पूरे प्रकृति अपने नियमों का बहुत अच्छे से पालन करती है, कोई वायलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बच्चों अब दूसरी बात आती है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा होगा, अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी किसी दूसरे के पास, तो वो बाहर घूमेगा। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना बाहर जाता रहेगा। जिसके पास एनर्जी कम कम होगी उसको प्रोटॉन्स खींच कर रखता है न्यूक्लियस अपने पास। जैसे जैसे एनर्जी मिलती रहेगी वो आजाद होता रहेगा और बाहर 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 जाता रहेगा। एक लिमिट ऐसी भी आती है कि एनर्जी इतनी मिल जाती है कि एटम को छोड़कर ही भाग जाता है इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसे, वो बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। बट इतना समझ में आ रहा है कि आगे मतलब अगर आप अवे जा रहे हो, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन मूव, एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। एनर्जी ऑफ शेल लिखा है, उसका मतलब है कि उस शेल में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। ये है, तो समझ में आ गया? ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दीज फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ये मैंने बताया। लेकिन कभी क्या होता है, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर किसी कारण से हमने एनर्जी दे दी इतनी कि ये दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। मान लेते हैं कि अगर यहां पर 2 जूल एनर्जी, ऐसे ही लिख रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलता है यहां पर, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। ऐसे ही करके यहां पर मान लेते हैं 2 जूल और यहां पे 5 जूल एनर्जी थी इस वाले शेल की। तो अगर हमने किसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को 3 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, 3 यूनिट, तो 2 और 3 5, अब ये वहां घूम सकता है। लेकिन घूमता ही नहीं रहेगा, ये एनर्जी को लेकर जाएगा और एनर्जी को लेकर के उस जगह पर चले जाएगा जहां तक की एनर्जी इसको मिली थी। फिर 10⁻⁻⁹ सेकंड के बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जो कि 1 सेकंड से पता नहीं करोड़ों अरबों गुना छोटा है, इतने सेकंड तक रुकता है और ठक ठक एनर्जी रेडिएट करता हुआ वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसे इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूं, तो ऊपर फेंकता हूं तो जाता तो है ना ऊपर, क्योंकि एनर्जी मिली है, लेकिन तुरंत नीचे भी आ जाता है जब एनर्जी खत्म होती है। वैसे ही कर करके इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर करके जितनी एनर्जी के लायक ऑर्बिट मिला वहां जाता है और वहां रुक करके फटाफट से अपनी एनर्जी को रेडिएट करता हुआ वापस नीचे आ जाता है और आपको इमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं। ये प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रखा आपकी बुक में, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की भी नहीं है। यार ये क्या हुआ है, किसने किया यार? ठीक है, हाँ समझ में आ गया मेरे भाई? ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात होती है, बस यही मॉडल है, इसमें कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि वो एनर्जी रेडिएट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ग्राउंड स्टेट में, अपने अपने एनर्जी, अपने अपने स्टेशनरी स्टेट्स में मौजूद है। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके एक मिनट, हाँ वो कहां गया? ठीक है, अभी बताता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्रक्स पॉइंट, वो भी मैं बताऊंगा वो क्या था। वो एक्चुअली वो जगह है, ये वो जगह है बच्चों जहां पर आप हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जहां पर भी होते होंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां नोट्स में प्रोवाइड करते रहता हूं, यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हो, और वो भी मैंने दे रखा है, उसमें भी मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं आपके वाले जो सीबीएसई वाले। अब इधर देखो, क्रक्स पॉइंट क्या, पूरी कहानी का क्रक्स क्या, जहां पे बच्चों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन समझ में आना। कंक्लूजन ये है कि एटम होता कैसे, एटम होता है एक स्फीयर टाइप का, हमें समझ में आ रहा है। इसमें समझो कि एटम में जो सेंटर पार्ट होता है वहां न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने कहा था प्रोटॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन के अलावा कुछ और भी होता है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने, अभी मैं समझा रहा हूं, उन्हें कहते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की खास बात क्या होती है कि न्यूट्रॉन के पास मास तो है कुछ ना कुछ अच्छा खासा, मतलब इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन वो चार्ज लेस होता है। कैसा होता है? चार्जलेस होता है। तो कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि सेंटर में जो मास कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो ना केवल प्रोटॉन्स बल्कि न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बैठते हैं यहां पर सेंटर में और मास बनाते हैं एटम का, यानी एटम का मास वहीं से आता है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब काफी ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि निग्लेजेबल होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? लगभग 1000 गुना कम होता है। तो ये बात होती है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? चार्जलेस। बस अब हमें समझना यह है कि कैसे
कैसे कैसे निकालते हैं, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, पीरियोडिक टेबल होती है आपकी क्लास में, आप 10th 9th में पढ़ते हो, तो आपको कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर्स अगर याद हैं तो वो बहुत बढ़िया होगा। याद कर लो, टाइम रहते रहते, कोई बड़ी बात नहीं होती है, याद हो जाते हैं समय के साथ साथ। पीरियोडिक टेबल सिर्फ 20 तक याद कर लो, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। रट लो उसे, लेकिन उससे आपको अच्छी खासी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत बड़ी बात नहीं है उसे रटने के लिए, ठीक है ना, रट सकते हो। तो अगर आपके पास वो पीरियोडिक टेबल है तो उसकी हेल्प से हम बहुत कुछ अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। समझाता हूं। जैसे ही एक्स नाम का कोई एक एटम है, कोई एलिमेंट है, मैंने लिया, उस एलिमेंट में जो नीचे पे लिखा रहता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसे Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ऊपर लिखा रहता है उसे कहते हैं मास नंबर, इसे A से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो भी होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि खुद सोचो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका रीजन टाइम स्टैम्प में आप मुझे खुद बताओगे, मैं नहीं बता रहा। क्यों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। देखता हूं किसके तोते उड़ रखे हैं और कौन तीतर बन रखा है यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होते हैं, वो सेम टू सेम होते हैं हमेशा, और एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। मास नंबर का मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप खुद बताओ वो कौन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन्स। ये दोनों की काउंटिंग ही मिलाकर के मास नंबर देती है, यानी कि उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर देती है जो मास ऑफ एन एटम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब कि मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलकर के मास नंबर बनेगा, मास नहीं बनेगा, मास नंबर, वो नंबर्स जो मास बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। एग्जांपल के लिए जैसे Na सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में 11 होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इससे ये जानकारी मिलती है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स है, और अगर इसमें प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे, सो दैट कि एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखकर ही पता चल गया 11 है। अब अगली बात, ये 23 रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को। मास नंबर प्रोवाइड करते हैं सेंटर में बैठे हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स। अब प्रोटॉन्स के नंबर ऑलरेडी हमें पता चल गया है 11 हैं, तो न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालने के लिए 23 में से 11 को घटा देंगे, 12 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें निकल गया। तो सिर्फ किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर हमें पता है तो हम उस एटम के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियां पता कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिखा, ऐसे ही लिख दिया मैंने ऐसे ही, तो आप मुझे बताओ ये कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं इसका नाम एल्यूमिनियम है। आप मुझे बताओगे टाइम स्टैम्प के साथ इसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं। तो आप ऐसा मत वो करना, इसको ना ऐसा लिख देता हूं मैं, समझ में आ रही बात। तो ये ऐसे ही मैंने रफली लिख दिया, आप मुझे बताओगे टाइम स्टैम्प के साथ। तो बच्चों यही इसकी समरी थी, ये मैंने पूरा समराइज कर दिया। मैं खुद कह रहा हूं ये पढ़ाने के बावजूद भी कि ये सफिशिएंट नहीं है। एक बेसिक आइडिया दे देता है, एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प कर देता है, बट स्टिल एक कुछ कुछ चीजें हैं जो बीच में फिलर्स होते हैं, जो एक स्टोरी को स्मूथ करते हैं, जिसके आधार पे मैं बोल पा रहा हूं, वो कवर होता है। मैंने 3 घंटे लिए हैं बच्चों इसको पढ़ाने में, तो वो भी मैं ही था, ये भी मैं ही हूं। तो अपनी अपनी तरह की चीजें होती हैं, ये अपने आप में इसकी अपने प्रोस कॉन्स है, उसके तो कोई कॉन्स नहीं है, उसके प्रोस ही प्रोस है। कॉन्स यही होता है कि टाइम लग रहा, भाई अब टाइम ही नहीं लगा सकते तो क्या लगा, चल नाटा सांग की घटा। तो बच्चों ये चीजें, ठीक है। आई होप आपको इस एक्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समरी पसंद आई, ऐसे ही मैंने सेल्स का, टिश्यूज का, सबकी समरी दी है। आपको अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो बताना, क्योंकि आपने इसके लिए कहा था। ऐसे ही मैं उसे समराइज करूंगा शॉर्ट में, लेकिन बात यही है कि डिटेल सेशन आपने जरूर देखा होना चाहिए। अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, यार मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे तो, आपको खुद ही कर देना चाहिए था वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके बताना चाहिए कि मास्टर अच्छा समझ में आया। तुम लोग करते हो तभी जाकर के मैं नीचे कमेंट में लिखते हो अच्छी अच्छी बातें, तभी जाकर के मुझे मोटिवेशन मिलता है इन चीजों के लिए। अभी बाकी हमारा मैथ्स में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही होती है, उन्हें देखा करो, लाइव में आया करो। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।